जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी से संबंधित जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तो आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो सकते हैं। हमारी दुनिया कई अदृश्य रेखाओं से बंधी हुई है। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन, मौसम और यहाँ तक कि हमारे वक्त को भी तय करती हैं। और आज हम इनमें से एक सबसे मशहूर रेखा की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, जिसका नाम है कर्क रेखा। लेकिन इससे जुड़ा एक बहुत ही मजेदार सवाल है। सोचिए, हमारे प्लैनेट की इतनी जरूरी लाइन का नाम एक केकड़े वाले तारामंडल यानी कैंसर कॉन्स्टलेशन के नाम पर क्यों है? खासकर तब जब सूरज पिछले 2000 सालों से उस तारामंडल के पास गया ही नहीं है ना अजीब बात? खैर, इस पहेली का जवाब हमारी पृथ्वी के कुछ गहरे खगोलीय राजों में छुपा है और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या भला? आइए इस काल्पनिक रेखा के भूगोल और इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, ये पृथ्वी पर वो सबसे उत्तरी लैटिट्यूड है, यानी सबसे नॉर्थ वाली लाइन, जहां सूरज कभी-कभी सीधा हमारे सिर के ऊपर आ सकता है। मतलब अगर कोई सही दिन और सही समय पर इस लाइन पर खड़ा हो जाए तो उसकी परछाई ही नहीं बनेगी, जीरो शैडो। ये वो सबसे उत्तरी पॉइंट है जहां ऐसा मुमकिन है, और इसी रेखा से गर्म ट्रॉपिकल जोन की उत्तरी सीमा शुरू होती है। और जैसा कि इस नक्शे पर साफ दिख रहा है, ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, बल्कि ये तो एक ग्लोबल बेल्ट की तरह है। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका से शुरू होती है, फिर अटलांटिक महासागर को पार करके अफ्रीका और एशिया के बड़े बड़े हिस्सों से गुजरती है और फिर जाकर पैसिफिक ओशन में मिल जाती है। इसका स्केल सच में बहुत बड़ा है। तो फिर क्यों ना इस लाइन के साथ साथ एक छोटी सी काल्पनिक वर्ल्ड टूर पर निकला जाए। चलिए देखते हैं कि ये किन किन देशों और कल्चर से होकर गुजरती है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है मेक्सिको से, फिर हम अटलांटिक पार करके पहुंचते हैं अफ्रीका, जहां ये लाइन विशाल सहारा रेगिस्तान के ऊपर से गुजरती है। सोचिए, मिस्र के महान पिरामिड्स भी इसी के आसपास हैं। इसके बाद ये एशिया में दाखिल होती है, अरब के रेगिस्तानों को पार करती हुई सीधा हमारे देश भारत के बीच से निकलती है और फिर आगे चीन और ताइवान तक पहुंच जाती है। पर यहां एक मजेदार पेंच है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रेखा 16 देशों से गुजरती है, तो कुछ कहते हैं 17। अब ये कंफ्यूजन क्यों? असल में ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आप कुछ इलाकों को कैसे गिनते हैं। जैसे कि वेस्टर्न सहारा जैसे कुछ विवादित क्षेत्र हैं, जिनकी वजह से ये गिनती बदल जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि नक्शे पर खींची सीधी साधी लाइनें असल दुनिया में कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। हमारे यहाँ कर्क रेखा एक तरह से देश को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है और ये पश्चिम से पूरब तक पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जरा सोचिए, गुजरात के कच्छ से लेकर मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों तक एक ही लाइन पर नज़ारे कितने अलग, कितनी विविधता। अब तक हमने कर्क रेखा को नक्शे पर एक फिक्स्ड लाइन की तरह देखा है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये लाइन अपनी जगह पर टिकी हुई नहीं है? जी हां, ये सच है। ये रेखा लगातार हिल रही है। सुनकर शायद यकीन ना हो, पर यह सच है। हर साल कर्क रेखा लगभग 15 मीटर या कह लीजिए करीब 50 फीट दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। ये लगभग एक बड़े ट्रक की लंबाई जितना है हर साल। हमें भले ये महसूस ना हो, पर हमारे प्लैनेट के लिए ये एक काफी बड़ा बदलाव है। यहां देखिए, सिर्फ 100 सालों से कुछ ज्यादा वक्त में कितना बड़ा फर्क पड़ गया। 1917 से 2045 तक आते आते इसका लैटिट्यूड 23 डिग्री 27 मिनट से घटकर 23 डिग्री 26 मिनट पर आ जाएगा। ये जो छोटा सा बदलाव दिख रहा है ना, ये असल में पृथ्वी की एक बहुत बड़ी और बहुत धीमी हलचल का सबूत है। तो सवाल है कि ये खिसक क्यों रही है? इसका कारण है एक्सियल प्रिसेशन। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है। बस कल्पना कीजिए कि एक लट्टू जब घूमता है तो वो कैसे हल्का हल्का डगमगाता है। हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर बिल्कुल वैसे ही डगमगाती है, और इस एक चक्कर को पूरा करने में उसे 26,000 साल लगते हैं। ये सब होता है सूरज और चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और यही डगमगाहट कर्क रेखा की जगह को बदलती रहती है। और पता है, ट्रॉपिक शब्द का मतलब भी इसी से जुड़ा है।
ये ग्रीक शब्द ट्रोप से आया है, जिसका मतलब होता है मुड़ना या टर्न। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में जब सूरज उत्तर की ओर बढ़ता है तो वो इसी रेखा पर पहुंचकर टर्न लेता है और वापस दक्षिण की ओर जाने लगता है। और यहीं पर हमारी शुरुआती पहेली का जवाब मिलता है। आज से 2000 साल पहले जब इस लाइन का नाम रखा गया था, तब जून के महीने में सूरज असल में कैंसर तारामंडल में ही होता था। लेकिन पृथ्वी की उस 26,000 साल वाली डगमगाहट की वजह से आज उसी दिन सूरज टॉरस यानी वृषभ तारामंडल में होता है। तो नाम पुराना ही रह गया, पर आसमान का नजारा पूरी तरह बदल गया। लेकिन कर्क रेखा इस कहानी में अकेली नहीं है। ये तो एक पूरे ग्लोबल परिवार का हिस्सा है, उन लाइनों का परिवार जो हमारे प्लैनेट को एक सिस्टम में बांधती हैं। तो चलिए इसके कुछ और फैमिली मेंबर्स से भी मिल लेते हैं। तो ये हैं दो और बड़ी रेखाएं। एक है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बांटती है, और दूसरी है प्राइम मेरिडियन, जो इसे पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटती है। ये सब मिलके एक तरह का अदृश्य जाल बनाती हैं, जिससे हम दुनिया में किसी भी जगह की लोकेशन पता कर पाते हैं। और हाँ, कर्क रेखा की एक जुड़वा बहन भी है, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये भी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों से गुजरती है। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो इलाका है उसे ही हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, जो दुनिया का सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है। तो ये सब तो हो गई भूगोल और एस्ट्रोनॉमी की बातें, लेकिन अब चलते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इन काल्पनिक रेखाओं का हमारी असल दुनिया पर क्या और कैसे असर पड़ता है? तो सवाल वही है, अगर ये लाइनें सिर्फ कल्पना में हैं, तो क्या ये सच में कोई मायने रखती हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल रखती हैं, और बहुत ज्यादा। इसका सबसे बड़ा असर तो सीधे सीधे क्लाइमेट पर दिखता है। जरा सोचिए, कर्क रेखा पर ही दुनिया के सबसे बड़े और सूखे रेगिस्तान हैं, जैसे सहारा और अरब का रेगिस्तान। और ठीक इसी लाइन पर भारत और बांग्लादेश जैसे देश भी हैं, जहां दुनिया की सबसे जबरदस्त मानसूनी बारिश होती है, जो खेती के लिए जिंदगी है। एक ही लाइन पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। और इन रेखाओं का एक बहुत ही मॉडर्न इस्तेमाल भी है, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दुनिया भर में हवाई जहाज़ों की स्पीड का रिकॉर्ड बनाने के लिए कर्क रेखा की लंबाई को एक ऑफिशियल बेंचमार्क माना जाता है। यानी किसी भी अराउंड द वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड के लिए प्लेन को कम से कम 36,788 किलोमीटर की दूरी तय करनी ही पड़ती है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। ये अदृश्य रेखाएं जो हमें नक्शों पर एकदम फिक्स्ड लगती हैं, असल में वो लगातार अपनी जगह बदल रही हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा प्लेनेट एक जीती जागती बदलती हुई चीज है। अगर पिछले 2000 सालों में आसमान का नजारा बदल गया, तो सोचिए आज से 2000 साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।